तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमो ने वो क्लैन के वुटांग के साथ जबरदस्त मुकाबला करते हुए उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद वो हुआ को भी फिनिश कर चुका। और अब बारी थी जिनवेई की, जो कि शिमो के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इन दोनों में हमें एक बहुत ही भयानक फाइट देखने को मिली। इसी दरमियान शिमो को पता चला कि जिनवेई ने ही उसकी फैमिली को सोड एबिस असासिन के हाथों मार दिया था। तो शिमो ने भी फैसला लिया कि चाहे वो खुद ही मारा क्यों न जाए, मगर वो जिनवेई को जरूर से खत्म कर देगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शिमो जिनवेई के हाथों बुरी तरह से घायल था। जिनवेई उससे कहता है कि अगर तुझ में दम है तो दोबारा से उठकर मेरा मुकाबला कर। तो शिमो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जैसे तैसे घुटनों पर आ गया। यहाँ पर उसने फैसला तो ले लिया था कि वो जिनवेई को जरूर से मार देगा, इसलिए अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी तरह से एक बार फिर से इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर जिनवेई शिमो को घायल करने ही वाला था कि उतने में ही जोंगशु बीच में आकर जिनवेई पर अटैक कर देती है। यहाँ पर जिनवेई गुस्से में आकर उसे ही चोक करने लगा। अब इसी दरमियान शिमो फटाफट से जोंगशु को बचाने आ जाता है, तो जिनवेई ने जोंगशु को सीधे शिमो पर ही पटक दिया, जिसके चलते दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। यहाँ पर शिमो जोंगशु से पूछ रहा था कि तुम वापस क्यों आई, मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ से चली जाओ। जिस पर जोंगशु जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं आपको मरने नहीं दे सकती, मैं जानती थी कि आप खुद की परवाह नहीं करोगे और इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। वेल, इन दोनों की बातें सुनकर जिनवेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों तो एक नंबर के बेशरम हो, मौत के दरवाजे पर होकर भी अपनी फ्लर्टिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हारे जैसे इवल प्रेम पंछियों को तो मैं जरूर से जहन्नुम में पहुंचा दूंगा, वहां जाकर अपनी प्रेम लीला जारी रखना। और इतना कहते साथ ही जिनवेई ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक इवल हैंड इमर्ज हो गया था, जिसमें शिमो और जोंगशु दोनों भी ट्रैप हो जाते हैं। वेल, इस हाथ ने दोनों को हवा में उठा लिया था, तो शिमो जोंगशु को लेकर तुरंत ही छलांग लगा देता है। लेकिन अब वैसे ही कई सारे इवल हैंड वहाँ पर इमर्ज होने लगे, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को क्रश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिनवेई ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि ये है उसकी आखिरी मूव जो कि शिमो को जहन्नुम में पहुंचा सकती। वेल, इन डेमोनिक हैंड से रिलीज होने वाला प्रेशर इतना ज्यादा जबरदस्त था कि शिमो और ज्यादा घायल होने लगा। ये देखकर बेचारी जोंगशु काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। और उतने में यहाँ पर एक करिश्मा हुआ। हम देख पाते हैं कि जोंगशु की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही। इस एनर्जी के फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा गजब के थे कि जिनवेई के दोनों डिमोनिक हैंड डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक साउंड वेव रिलीज हो रही थी, जिससे तो जिनवेई को भी तकलीफ होने लगी। और अब देखते देखते यहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड अपीयर हो गया। उसके आवाज से जिनवेई बुरी तरह से तड़प रहा था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। इधर वो फिनिक्स बर्ड अपनी शानदार ऑरा को रिलीज करते हुए अपने फॉर्म की नुमाइश करने लगा। वेल, इस फिनिक्स के ऑरा को कई मीलों दूर जिन फैमिली के हेड ने भी पहचान लिया। वो कह रहे थे कि ये तो किसी ब्लड लाइन की अवेकनिंग है, यानी कि हमारी इस फिंगचांग सिटी में एक और ब्लड लाइन का होल्डर है, जिसके बारे में हमें कोई खबर ही नहीं थी। ये ब्लड लाइन शिमो की तो नहीं हो सकती, पता नहीं ये पर्सन कौन होगा। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से पूछते कि बताओ क्या जिनवेई का कोई पैगाम मिला है। तो सर्वेंट उसे बताने लगा कि माय लॉर्ड, हमारे जिनवेई तो ऑलरेडी कई सारे डिसाइपल्स लेकर यहाँ से जा चुके। उन्होंने बताया था कि जैसे ही शिमो उनके हाथ लगेगा वो तुरंत ही हमारी फैमिली को पैगाम भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो हमें उनकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो डर है कि कहीं उनके साथ कुछ हो न जाए। अब सीन शिफ्ट होकर हम जोंगशु को देख पाते हैं, जिसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग होने के बाद शिमो ने उसे थाम लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम जोंगशु की ब्लड लाइन अपीयर हो गई थी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई। और वहीं पर जिनवेई हैरान होते हुए कहने लगा कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लूजर लड़की के पास भी ब्लड लाइन की पावर होगी। अब तो अगर मुझे खुद को ही मारना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। और इतना कहते साथ ही जिनवेई तुरंत ही शिमो पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर शिमो फटाफट से जाकर अपनी मून ब्लेड उस पर रिलीज कर देता है। हालांकि जिनवेई ने उसके हमले को काउंटर कर लिया, मगर इसी दरमियान शिमो उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही साथ उसने अपनी मून ब्लेड को भी समन कर लिया। और अब वही ब्लेड और जिनवेई के हाथ में बड़े ब्रूटली पियर्स करने लगा, जिससे तो जिनवेई दर्द
दर्द के मारे तड़प रहा था। वह शिमो ने यहाँ पर जानबूझकर उसके हाथ को निशाना बनाया था ताकि जिनवेई अपनी ब्लड एंड पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल न कर पाए। और ये बात जिनवेई को भी समझ आ चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में आकर शिमो को काफी दूर पुश कर देता है। मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिमो ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे स्कैटर ब्लो कहा जाता था, जिसमें शिमो अपनी मून ब्लेड को सीधे जिनवेई के सीने में उतार देता है। भले ही कल्टीवेशन के मामले में शिमो काफी लो लेवल पर है, मगर उसने जिनवेई की मार मार के कुत्ते जैसी हालत बना दी। यहाँ पर जोंगशु तो शिमो की हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई, मगर शिमो से कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ से महफूजियत के साथ निकल जाओ। हालांकि तब तक जिनवेई दोबारा से उठ गया था। वो शिमो से कहता है, तुझे क्या लगा तेरी ये मामूली सी ब्लेड मुझे खत्म कर पाएगी? और तभी हम देख पाते हैं कि जिन फैमिली के कई सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। इन सभी लोगों ने चारों ओर से शिमो और जोंगशु को घेर लिया और अब अपने सर्वेंट्स को वहाँ आता हुआ देखकर जिनवेई में एक नया जोश भर चुका था। वो कहता है कि अब तो ये बात कंफर्म हो गई कि तुम दोनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। सबसे पहला तो मैं इस कैरेक्टरलेस लड़की को मारने वाला हूँ और उसके बाद मैं इस शिमो से इत्मीनान से बदला लूंगा। तो शिमो भी हंसते हुए कहने लगा कि अकेला तो मैं भी मरने नहीं वाला, तुझे भी मेरे साथ आना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तेरा बेटा जहन्नुम में अकेले बोर हो रहा होगा, तो हम दोनों जाकर उसे कंपनी दे सकते हैं। वेल शिमो जानबूझकर जिनवेई के बेटे जुआन का जिक्र करके उसके जख्मों पर मरहम रगड़ रहा था और उसकी ये चाल कामयाब हो गई। जिनवेई तो अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अब गुस्से में आकर शिमो पर एक फाइनल अटैक रिलीज करने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पर जिनवेई ने हवा में छलांग लगा दी थी, मगर इससे पहला कि वो इन दोनों पर हमला कर पाए, वहाँ पर एक लड़की की आवाज गूंजने लगती है। वो जिनवेई से कह रही थी कि अपने अटैक को यहीं पर रोक दो, और इतना कहते साथ ही जिनवेई पर हमला होकर वो काफी पीछे पटका गया। हालांकि जिनवेई फटाफट से खुद को संभालते हुए उठ जाता है। वो कह रहा था कि किसी ने वॉइस ट्रांसमिशन का यूज किया है। मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं तुझे आगाह करना चाहता हूँ कि ये हमारी जिन फैमिली का इंटरनल मसला है। इसमें इंटरफेयर करके खुद की मौत को बुलावा मत भेज। अगर तुझ में जरा भी अकल है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, वरना आज तू भी इन दोनों के साथ दफन हो जाएगी। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कुछ फ्लावर पेटल्स रिलीज हो रही। साथ ही साथ वो बंदी जिनवेई से कहने लगी कि तेरी जिन फैमिली तो बस लुटेरों का एक ग्रुप है, दूसरों को कैसे ठगा जाए ये तेरी जिन फैमिली से बेहतर और कोई जानता ही नहीं। भले ही तूने अनगिनत क्राइम किए होंगे, लेकिन तू एक रेयर फिनिक्स ब्लड लाइन वाली बंदी को नहीं मार सकता। फिनिक्स की ब्लड लाइन टॉप 3 ब्लड लाइन में से एक है, जो कि हजारों सालों में बस एक ही बार अपीयर हो सकती, और तूने उसी ब्लड लाइन को मिटाने की कोशिश की। इसका मतलब साफ है कि तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। जिस पर जिनवेई कह रहा था कि वो परछाइयों में छुपकर मुझसे बातें मत कर, अगर तुझ में जरा भी दम है तो मेरे सामने आ जा, मैं तुझे भी मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। और गाइस यहीं पर जिनवेई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उस बंदी ने जिनवेई की घमंडी बातें सुनते साथ ही उस पर हमला कर दिया। यहाँ पर हम फ्लावर पेटल्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो देख पाते हैं, जिसने जिनवेई को चारों ओर से जकड़ लिया था। अब जिनवेई कुछ समझ पाए इससे पहले वो हवा में फ्लोट करने लगा। यहाँ पर जिनवेई अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसे ये बुरी तरह से तड़पता हुआ देखकर शिमो के भी होश उड़ गए। वो समझ गया था कि ये जो भी लेडी है उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये वाकई गजब की होगी। इधर हम देख पाते हैं कि जिनवेई कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद सीधे जमीन पर पटका गया। अब इस नजारे को देखकर जिन फैमिली के सर्वेंट्स काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मास्टर को ये अचानक से क्या हो गया। हालांकि शिमो ने तुरंत ही नोटिस किया कि जिनवेई की तो मौत हो चुकी, और इसी बात से वो काफी ज्यादा हैरान था। शिमो सोचने लगा कि पता नहीं ये कल्टीवेटर कौन होगी जिसने इतने दूर से ही जिनवेई का काम तमाम कर दिया, और अब फाइनली वो लेडी उनके सामने अपीयर हो चुकी थी। सो गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जब इस बंदी ने जिनवेई को खत्म किया तब वो यहाँ से कई सौ मीलों दूर थी, और इसी से हम इस बंदी के स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि सेम टू सेम हमारे हानली जैसा ही ब्रूटल है। वेल इस बंदी का नाम था होंग्याओ, और ये म्याओ इंसेक्ट के एक पवेलियन की मास्टर थी। वेल होंग्याओ के यहाँ आते साथ ही जिनवेई के सभी सर्वेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये बंदी जिस तरह से जिनवेई को मारा था उसी तरह से इन सभी का खात्मा कर देती है। बस कुछ ही पलों में उन सभी की लाशें वहाँ पर बिछ चुकी थी, जिसके चलते शिमो तुरंत ही जोंगशु को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदी जोंगशु को भी नुकसान पहुँचा देगी। मगर होंग्याओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शिमो को तुरंत ही साइड में हटा देती है। यहाँ पर जोंगशु इतनी बुरी तरह से घायल थी कि वो शिमो के पास जा भी नहीं पाती, और वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी होंग्याओ ने उसे थाम लिया। और अब होंग्याओ ने बड़ी फनी अंदाज में जोंगशु की बॉडी को चेक
करना शुरू कर दिया। शिमो को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इतनी अजीब तरह से जोंगशू को चेक क्यों कर रही होगी। और उतने में होंगे खुश होते हुए कहने लगी कि अरे वाह, फाइनली हमारी म्याओ इंसेक्ट को इसकी जीनियस डिसाइपल मिल ही गई। अब तो हम हेवनली इंसेक्ट को काफी अच्छे से सबक सिखा पाएंगे। तभी जोंगशू उससे कहने लगी कि सीनियर, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि डाची किंगडम में 3 मेजर फैक्शंस हैं। मेरे ख्याल से आप उन्हीं में से एक की मास्टर होगी। सीनियर, मैं हूँ जोंग फैमिली की बेटी जोंगशू, प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। और ये है मेरे दोस्त शिमो। हम दोनों शुक्रगुजार हैं कि आपने सही वक्त पर यहाँ आकर हमारी जान बचाई। वहीं पर शिमो भी इस बंदी का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर होंग्याओ कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पर बस इस लड़की को बचाने आई थी। मैं हूँ म्याओ इंसेक्ट के प्याओ म्याओ पवेलियन की मास्टर। दरअसल मेरा फेंग सिटी में एक अर्जेंट काम है, तो वहाँ का काम खत्म होने के बाद ही मैं तुम्हें म्याओ इंसेक्ट ले जा पाऊंगी। अब ये सुनकर जोंगशू थोड़ी सी कंफ्यूज होकर होंग्याओ से पूछने लगी कि क्या आप मुझे म्याओ इंसेक्ट ले जाना चाहती हो? मेरे ख्याल से आप हम दोनों की इंजरीज को हील करने के लिए ले जाना चाहती हो। तो होंग्या उससे कहती कि भला मैं इस बंदे को अपने साथ क्यों ले जाऊं? मैं तो बस मेरी प्यारी सी डिसाइपल को बचाने के लिए ही यहाँ आई थी। और अब वो जोंगशू का लाड़ करते हुए कहने लगी कि आगे चलकर मैं ही तुम्हारी मास्टर बनने वाली हूँ। एक बार तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ, फिर मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दूंगी। वेल, होंग्या की ये सारी बातें सुनकर जोंगशू काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती, सीनियर, आखिर आप मुझे अपने डिसाइपल बनाना क्यों चाहती हो? तो होंग्या उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि तुम्हारा टैलेंट और कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट मैं तो अभी इसी वक्त तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे म्याओ इंसेक्ट के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। अगर पवेलियन मास्टर अपनी कोई डिसाइपल बनाना चाहे तो उसके लिए एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करना होगा, जिसमें सभी पवेलियन मास्टर के सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बना सकती हूँ। लेकिन मैं बस एक ही बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। जब हम म्याओ इंसेक्ट में जाएंगे उस वक्त वहाँ मौजूद हर एक पवेलियन मास्टर तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। तुम्हारे जैसा रेयर टैलेंट हमारे जैसे मास्टर्स के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, तो तुम्हें लेकर काफी बड़ा बवाल मचने वाला है। वेल, ये सारी बातें सुनकर ही शिमो जोंगशू को ताड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में एक आम सी लड़की रेयर टैलेंट में कैसे बदल गई। वहीं पर जोंगशू भी इस सबसे काफी ज्यादा हैरान थी, तो तुरंत ही होंग्याओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगी कि सीनियर, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, और अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो मेरे पास उसके बारे में 1 रुपए का भी नॉलेज नहीं। मैं आपकी इन काइंड वर्ड्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि मेरी जैसी मामूली सी बंदी आपकी डिसाइपल नहीं बन सकती। इतनी भला मेरी औकात ही कहाँ। जो सुनते साथ ही होंग्या उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि क्या कहा तुमने? तुम एक मामूली सी लड़की हो, भला तुम्हें मामूली बोलने की जरूरत किसने दिखाई? और इतना कहते साथ ही होंग्या ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया और फिर वो अपनी पावर्स की मदद से जोंगशू की ब्लड लाइन को चेक करती है। यहाँ पर उसने जोंगशू की एनर्जी का ट्रेस बाहर निकाल लिया था, जिसमें एक पावरफुल फिनिक्स एंटिटी थी। इसे देखते साथ ही जोंगशू भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। होंग्या उसे बता रही थी कि लड़की, तुम एक तीसरे रैंकिंग की सुप्रीम फिनिक्स साउंड ब्लड लाइन को पजेस करती हो। हमारे म्याओ इंसेक्ट को जिस एंसेस्टर ने एस्टेब्लिश किया था उनके पास भी ऐसी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइन थी। इनफैक्ट तुम दोनों की ब्लड लाइन पूरी तरह से सेम है। सो अगर तुम खुद को मामूली बोलोगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे म्याओ इंसेक्ट के एंसेस्टर भी मामूली थे, उनके पास भी कोई टैलेंट नहीं था। जो सुनते साथ ही जोंगशू फटाफट से उससे माफी मांगने लगी। वो कह रही थी, सीनियर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके एंसेस्टर पर सवाल उठाना नहीं चाहती थी। तो होंग्या उसे दोबारा से प्यार से समझाने लगी कि मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उन लोगों पर गुस्सा आया जो तुम्हें मामूली समझने की गलती कर बैठे। हमारे सेक्ट में भी कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ ग्रेड लेवल तक ही पहुँच सकते। मगर तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुम्हारे पास एक रेयर ब्लड लाइन है जिसकी मदद से तुम हमारे सेक्ट की सुप्रीम टेक्निक को भी मास्टर कर पाओगी। उसे कहा जाता है जेड साउंड 1000 वेव्स, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मानी जाती। उससे तो तुम कल्टीवेशन की बुलंदियों को छू पाओगी। यहाँ से फिर इमॉर्टलिटी हासिल करना भी तुम्हारे बस में होगा। ये सब बताते हुए मास्टर होंग्या काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और जोंगशू को बड़े ही फनी अंदाज में अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ पर जोंगशू से बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे तो अपनी सीनियर के पास रुकना है। मगर होंग्या कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। वो जोंगशू की पीठ पर धक्का देते हुए उसे आगे बढ़ाने लगी। साथ ही साथ वो बताती है कि 7 फैक्शंस में से हमारा म्याओ इंसेक्ट काफी पावरफुल माना जाता। हमारे पास ढेर सारे डिसाइपल्स हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने डिसाइपल्स को और ज्यादा टैलेंटेड बना पाए।
हालांकि जोंगशु ने फाइनली उसे मना कर दिया। वो कह रही थी सीनियर, ना ही मैं आपके साथ आ सकती हूँ और ना ही आपको अपना मास्टर बना सकती। ये सुनकर होंग्याओ भी थोड़ी सी सरप्राइज थी और उतने में जोंगशु सीधे शिमू के पास चली गई। शिमू की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो उसने तुरंत ही एक एलिक्सर को कंज्यूम कर लिया। वहीं पर होंग्याओ जोंगशु से कहने लगी कि अब ये मत बोलो कि तुम इस लड़के के लिए अपने फ्यूचर को ठुकराना चाहती हो। जरूर से इसने तुम पर कोई काला जादू किया होगा, इसलिए तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जोंगशु से बताती है कि सिर्फ मेरी खातिर सीनियर शिमू ने जिन और वो फैमिली से पंगे लिए। वो दोनों फैमिली फिंगचंग सिटी की काफी पावरफुल फैमिलीज मानी जाती, मगर मेरी खातिर सीनियर शिमू उनके दुश्मन बन गए। सिर्फ मुझे बचाने के लिए उन्हें वो टाउन छोड़कर भागना पड़ा और अब वो बुरी तरह से घायल है। तो अब आप ही मुझे बताएं कि क्या ऐसी हालत में मैं अपने सीनियर को छोड़कर जा भी सकती हूँ? तो होंग्याओ से बताती है कि तुम्हें जिस जिन फैमिली का डर लग रहा है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम बस एक बार मेरी डिसाइपल बन जाओ, फिर तो तुम अकेले ही बड़ी आराम से उनके साथ डील कर सकती हो। तो जोंगशु से बताती है कि आपने खुद होकर मुझे अपना डिसाइपल बनाने का फैसला लिया, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे मेरी ख्वाहिश नहीं पूछी। जो सुनकर होंग्याओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती, लड़की, कई सारे कल्टिवेटर्स मेरे डिसाइपल बनने के लिए मरे जाते, लेकिन तुम्हें तो मैंने खुद चुना। यहाँ पर अब शिमू भी जोंगशु को समझाने लगा कि यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। तुम मेरी इंजरीज की फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी एलिक्सर ले लिया है, तो बस कुछ ही दिनों में खुद को रिकवर कर लूंगा। अगर आज तुम इन सीनियर के साथ चली गई तो मैं बिना डरे जिन फैमिली का मुकाबला कर सकता हूँ। और उतने में ये लोग देखते कि होंग्याओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स मेरे डिसाइपल बनने के लिए मेरी खुशामद करते आ रहे और तुमने खुद मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारा ये जज्बा काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारे पास ना बोलने की काबिलियत है जो कि बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी ये हिम्मत काफी ज्यादा पसंद आई। इधर शिमू की हालत बद से बदतर हो गई थी और उसी की वजह से जोंगशु पूरी तरह से पैनिक हो गई। तो फाइनली होंग्याओ को बीच में इंटरवीन करना ही पड़ा। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जोंगशु को साइड में हटा देती है। वो कह रही थी, चलो रास्ता साफ करो, मुझे इस बंदे की इंजरीज को चेक करना है। और फिर वो शिमू की बॉडी को चेक करते हुए बताने लगी कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो इतने सारे हमलों के बाद मारा जाता, मगर इसकी तो बस 2-4 हड्डियां टूटी हैं। और फिर होंग्याओ ने बड़ी ही तेजी के साथ शिमू की हड्डियों को रिपेयर करना शुरू कर दिया। उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी इंजरीज को हील कर लिया, लेकिन तुम पर ब्लड फिएंड पाम स्ट्राइक से अटैक हुआ था, जिसे हील करना थोड़ा सा मुश्किल है। और तुमने जिस एलिक्सर का इस्तेमाल किया उसे इंजरीज को हील करने के लिए यूज नहीं किया जाता। जो सुनते साथ ही जोंगशु होंग्याओ से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरे सीनियर को बचा लीजिए। वैसे तो होंग्याओ को शिमू से कोई लेना देना नहीं, मगर जोंगशु को उसे अपने डिसाइपल बनाना था, इसलिए वो जोंगशु की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसने शिमू को अपने म्याओ इंसेक्ट की एक स्पेशल पिल थमा दी जिसे ब्लड हीलिंग पिल कहा जाता था। वो कहती है कि जल्दी से इसे कंज्यूम करो और तुम्हारी इंजरी ऑलमोस्ट हील हो जाएगी। तो शिमू भी सीनियर होंग्याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उस पिल को कंज्यूम कर लेता है और उसके ऐसा करते साथ ही उस ईवल पाम की एनर्जी उसकी बॉडी से वैनिश हो गई। थोड़ी ही देर में शिमू के सारे घाव भर चुके थे। जो सुनते साथ ही जोंगशु तुरंत ही होंग्याओ की तारीफें करने लगी। वो कह रही थी, सीनियर आप वाकई रिमार्केबल हो। जो सुनकर होंग्याओ उससे पूछती कि चलो अब बताओ, क्या मैं तुम्हारी मास्टर बनने के काबिल हूँ? तो जोंगशु दोबारा से जवाब देने के लिए हेजिटेट करने लगी। तो शिमू से समझाता है कि सीनियर होंग्याओ काफी ज्यादा रहम दिल और ऑनेस्ट है। अगर वो चाहती तो मुझे खत्म करके तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो टैलेंटेड लोगों की परवाह करती है। तो मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें बता सकता हूँ कि एक एक्सीलेंट मास्टर साबित होगी। तो फाइनली जोंगशु ने होंग्याओ को अपने मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। वो तुरंत ही अपने मास्टर को बताने लगी कि सीनियर शिमू भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने फिंगचंग सिटी में टॉप मार्शल आर्टिस्ट का खिताब भी हासिल किया और साथ ही साथ उनके पास भी ब्लड लाइन की पावर है। तो प्लीज मास्टर, क्या आप इन्हें भी अपना डिसाइपल बना सकती हो? जो सुनकर होंग्याओ थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। वो कह रही थी, क्या कहा तुमने? इस बंदे के पास भी ब्लड लाइन है? उतने में शिमू से कहता है, सीनियर आप मेरी ब्लड लाइन चेक करके अपना वक्त जाया मत कीजिए। मेरे पास तो स्टोन मंकी की ब्लड लाइन है जो किसी काम की मानी नहीं जाती। जिस पर होंग्याओ कह रही थी कि तुम्हारी ब्लड लाइन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर बात तो ये है कि हमारे म्याओ इंसेक्ट में बहुत ही कम मर्दों को एंट्री मिलती और हमारे सेक्ट में जो भी टेक्निक सिखाई जाएगी वो तुम्हारी इस ब्लड लाइन से कोई मेल नहीं खाती। वहाँ आकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुमने इस इलाके में ज़ानू सेक्ट के डिसाइपल को देखा है? ज़ानू सेक्ट के डिसाइपल काफी ज्यादा हट्टे कट्टे नजर आते, उनकी बॉडी की बिल्डिंग ही थोड़ी सी अलग है।
और तुम्हारी बॉडी भी उनके जैसी ही स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से तुमने बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। अगर तुम ज़ानोसिक को ज्वाइन करो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब ज़ानोसिक के डिसाइपल का जिक्र सुनते ही शिमू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो होंग्याओ को बताता है कि सीनियर ऐसे में तो कभी मेरा किसी डिसाइपल के साथ पाला नहीं पड़ा। तो होंग्याओ उससे कहती कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे तुम्हारी बॉडी से ज़ानोसिक के टोकन का एहसास हो रहा। दरअसल उसी टोकन को ट्रैक करते हुए मैं यहाँ आई थी और जैसे मैं तुम दोनों के पास आई वो ट्रैकिंग ऑरा वैनिश हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम दोनों को चेक करती हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपनी एनर्जी बीड को शिमो की तरफ रवाना कर दिया। और गाइस यहाँ पर हमें पास्ट के कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर शिमो ने एक डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला किया था। उसे खत्म करने के बाद शिमो को उसके पास से एक टोकन मिल चुका था, तो तुरंत ही उस टोकन को होंग्याओ को दिखाने लगा। उससे पूछता है सीनियर, कहीं आप इस टोकन के बारे में तो बात नहीं कर रही थी? तो होंग्याओ ने फटाफट से वो टोकन उसके पास से कलेक्ट कर लिया। वो बताती है कि ये तो ज़ानोसिक के ओल्ड मास्टर सन के डिसाइपल का टोकन है, मगर ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तो शिमो से बताता है कि एंशिएंट टेम्पल पे हम पर एक कॉप्स ने अटैक किया था। वो तो हमारी जान लेने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे हमने ही उसका खात्मा कर दिया और उसी के पास से मुझे ये टोकन मिला था। तो होंग्याओ से बताती है कि हाँ, ये बात अब कंफर्म हो गई। ओल्ड मास्टर सन का डिसाइपल काफी अजीब सी टेक्निक को मास्टर कर रहा था और शायद वो टेक्निक उसके पल्ले नहीं पड़ी, जिसके चलते वो मारा गया। वो काफी दिनों से मिसिंग था, तो मास्टर सन ने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं उसकी तलाश कर मगर अब तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, उसकी ही कल्टीवेशन टेक्निक ने उसे स्वैलो कर लिया। अगर मैं जल्दी आती तो शायद उसे बचा लेती, लेकिन मेरे ख्याल से यही किस्मत को मंजूर था। जरा सोचो ना, ओल्ड मास्टर सन ने अपना डिसाइपल खो दिया और तुम्हें भी एक मास्टर की जरूरत है, तो मैं तुम्हें मास्टर सन के पास एज ए रिप्लेसमेंट भेज सकती हूँ। ये सुनकर शिमो थोड़ा सा सरप्राइज था। वो कहता है कि क्या आप मुझे उस ज़ॉम्बी डिसाइपल का फेलो बनाना चाहती हो? जो सुनते साथ ही होंग्याओ से ताना मारते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पास तो स्टोन मंकी की बेकार सी ब्लड लाइन है, इसीलिए तुम ज़ानोसिक को हल्के में नहीं ले सकते। हमारे कॉन्टिनेंट में 3 मेजर फैक्शंस को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो इंपीरियल फैमिली पर नजर रख पाए, और ज़ानोसिक भी उन्हीं तीनों में से एक है। इनफैक्ट ओल्ड मास्टर सन ने तो कल्टीवेशन की इनर ट्रांस के ग्रैंड परफेक्शन लेवल को अचीव कर लिया। ऐसे बंदे का डिसाइपल बनना तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। जो सुनते साथ ही शिमो तुरंत ही होंग्याओ के सामने माफी मांगने लगा कि मैं आपके गाइडेंस को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैंने ज़ानोसिक को ज्वाइन करना चाहिए तो मैं जरूर से ऐसा ही करूंगा। तो होंग्याओ भी फटाफट से कुछ मटेरियल बाहर निकाल लेती है। वो कह रही थी कि अगले महीने की 1 तारीख को वहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें डिसाइपल्स को एक्सेप्ट किया जाता, तो तुम्हें कुछ भी करके सेरेमनी के दिन वहाँ पर पहुँचना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर होंग्याओ ने एक जेड स्लिप में अपने पावर्स को भी ऐड कर दिया था। वो बताती है कि ओल्ड मास्टर सन से मिलने के बाद उन्हें मटेरियल दिखा देना और वो तुरंत ही सारी बात समझ जाएंगे। सो इस तरह से शिमो को भी एक नया सेक्ट मिल चुका था। भले ही शिमो खुश है, मगर जोंगशु काफी ज्यादा नाराज थी। इस पल में उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। शिमो ने कई दफा जोंगशु को बचा लिया था, कभी एक मॉन्स्टर के कब्जे से तो कभी वो फैमिली की चालबाजी से। उसने पब्लिकली जोंगशु के लिए स्टैंड लिया और उसकी यही सारी खूबियां देखकर जोंगशु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई। इसलिए वो मायूस होते हुए शिमो से कहने लगी कि आज आप एक अलग सेक्ट को ज्वाइन करोगे और मैं एक अलग सेक्ट को। फाइनली हमारे रास्ते अलग हो ही गए। तो शिमो से चीयरअप करने के लिए बताने लगा कि इन तीनों फैक्शंस में यूनिटी है, इसीलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी अक्सर मुलाकात होती रहेगी। जो सुनकर जोंगशु के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये सब देखकर सीनियर होंग्याओ को ऐसे लग रहा था कि मानो कबाब में हड्डी है, इसलिए वो जोंगशु से कहती कि चलो अब ज्यादा देर मत करो, मेरे पीछे ढेर सारे इम्पोर्टेंट काम है, तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। बाद में जब तुम्हारी मुलाकात होगी तब तुम जितना चाहे उतना वक्त एक साथ बिता सकते हो। और इतना कहते साथ ही वो जोंगशु को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। यहाँ पर शिमो भी इमोशनल होकर जोंगशु को गुड बाय बोल रहा था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद शिमो भी निकल गया और थोड़ी देर में वहाँ पर हम कोल्ड सोडा भी इसको देख पाते हैं। वेल ये वही असासिन है जिसने शिमो की फैमिली को असासिनेट किया था। उसने चुपके से इन सभी की सारी बातें सुन ली थी और अब वो जिनवे की लाश को उठाकर वहाँ से रवाना हो गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।